हेलो, वेलकम टू अवर क्लासेस। आज की मैथ्स की क्लास में हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, बोर्ड में कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो जैसे कि देखो, ये वाला क्वेश्चन आता है, ये आपसे पूछेगा, तीन तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन में कि ऐसे दो इक्वेशन दे रखी होंगी। ठीक है, फिर आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए अनुपातों की तुलना करें। यहाँ पर अनुपातों की जब हम तुलना करते हैं तो ये केस हो सकता है पहला कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। फर्स्ट केस, इसमें ग्राफीय निरूपण क्या होता है? इसका प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। और इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होता है? केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ये क्या चीज है, इसको समझते हैं। देखो, जैसे कि a1 का मतलब क्या होता है? पहले समीकरण का x का गुणांक क्या होता है? a1। और a2 का मतलब क्या होता है? दूसरे समीकरण का x का गुणांक, यानी कि 3 हो गया। तो a1/a2 यानी कि 1/3। ठीक है, b1 का मतलब यहां पर क्या होता है? पहले समीकरण का y का गुणांक यानी कि -2। b2 का मतलब क्या होता है? दूसरे समीकरण का y का गुणांक यानी कि 4। तो ये क्या हो जाएगा? b1/b2 -2/4। ठीक है, अब देखिए, और c1 का मतलब क्या होता है कि कांस्टेंट वाला जो पद है, अचर पद। तो आप देखेंगे यहां पर 0 है कांस्टेंट पद, तो वो कितना हो जाएगा? 0। और C2 का मतलब क्या होता है? दूसरे समीकरण का कांस्टेंट वाला पद, अचर पद, यानी कि कितना है? -20। तो ये C1/C2 क्या हो जाएगा? 0/-20। ठीक है, अब हम कंपैरिजन करते हैं इसमें। तो देखें, अनुपातों की तुलना करी, a1/a2 यानी कि 1/3 इसके इक्वल नहीं है, -2/4। इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे -2/4 को, तो क्या हो जाएगा? 1/2। 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/2 के। तो केस क्या बन जाएगा? ये वाला। ठीक है, अब ये ग्राफीय निरूपण का मतलब क्या होता है कि जब हम इसको ग्राफ पर देखते हैं तो जो लाइंस बनती है समीकरण की, तो वो क्या होती है? प्रतिच्छेद करती हुई जाती है लाइंस। ठीक है, और हल उसके कितने होंगे? केवल एक हल होगा। यानी कि जब आप इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। लाइन क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करती हैं, एक ये लाइन, एक ये लाइन। तो ये एक जगह पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस केस में क्या है? केवल इसका एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। राइट। दूसरा केस क्या होता है? अगर हम बात करें, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो जैसे कि ये इस एग्जांपल में दे रखा है इक्वेशन में, तो a1 इसमें क्या हो जाएगा? x का गुणांक यानी कि 2। और a2 का मतलब दूसरे समीकरण का x का गुणांक यानी कि 4। b1 कितना होगा? पहले समीकरण का y का गुणांक यानी कि +3। और b2 क्या होगा? दूसरे समीकरण का y का गुणांक यानी कि +6। ठीक है, इसी तरीके से c1 क्या होगा? -9। और c2 क्या होगा? दूसरे समीकरण का अचर पद यानी कि 18। ठीक है, तो ये चीज हमने यहां पर लिख ली। जब हम कंपैरिजन करते हैं इसका, तो 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -9/18। तो इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, और 2 2 4 यानी कि 1/2 हो जाएगा। ये भी 1/2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2। तो यानी कि तीनों जो रेशियो जो है ना, तीनों इक्वल आ जाएंगे। इस केस में क्या होता है? ग्राफ पर जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो रेखाएं क्या करती हैं? संपाती रेखाएं बन जाती हैं। संपाती का मतलब ये होता है कि एक समीकरण से ये रेखा प्राप्त हुई तो दूसरी समीकरण से भी जो रेखा प्राप्त होगी वो इसी के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो संपाती हो जाएंगी रेखाएं। और इस केस में क्या होता है? समीकरण के कोई भी हल नहीं होते हैं, अपरिमित रूप से, समीकरण के क्या होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, एक्स और वाई के बहुत सारे हल होंगे। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, तो क्या हो सकता है? बीजगणितीय इसका निरूपण क्या हो सकता है? तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और ग्राफिकल भी पूछ सकता है आपसे, तो ऐसी रेखाएं क्या होती हैं? संपाती होती है। ठीक है, थर्ड जो केस है हमारा, ये इक्वेशन दे रखा है, x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0 और 2x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a1/a2 हमने निकाला। a1 का मतलब क्या है? x का गुणांक, यानी कि x का किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 के, तो 1। और a2 का मतलब क्या है? दूसरे समीकरण का x का गुणांक यानी कि 2। तो कितना हो जाएगा? 1/2।
ठीक है। b1 का मतलब क्या है, पहले समीकरण का y का गुणांक यानी कि क्या है प्लस का 2, और y2 b2 का मतलब क्या है, दूसरे समीकरण का y का गुणांक यानी कि प्लस का 4, यानी कि कितना हो गया ये 2/4। इसी तरीके से c1 का मतलब क्या होता है, पहले समीकरण का अचर वाला पद जो कि कितना है -4, और c2 का मतलब क्या है, दूसरे समीकरण का अचर वाला पद यानी कि कितना है -12। तो ये आ गया आपका -4/12। अब हम इसको कंपेरिजन करके देखेंगे, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2/4 हो जाएगा 1/2, ठीक है। और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4/12 का मतलब हो गया 4 1 4, 4 3 12, यानी कि 1/3। अब इसमें आप क्या देखेंगे कि दोनों तो इक्वल है, 1/2 इज इक्वल टू 1/2, बट ये इक्वल नहीं है ना, तो ये केस बन जाएगा ये वाला। तो इस केस में क्या होता है, ग्राफ पर रेखाएं क्या बनती हैं, समांतर होती हैं, है ना, कभी मिलती नहीं है वो। जब समीकरण की आप इसको प्लॉट करेंगे, समीकरण को प्लॉट करेंगे आप ग्राफ पर, तो रेखाएं कुछ ऐसी बनेंगी, कभी नहीं मिलेंगी, समांतर रेखाएं होती हैं। इसमें बीजगणितीय निरूपण क्या होता है, इसका कोई भी हल नहीं होता है, ऐसे समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। यानी कि एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए इस समीकरण में जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती हैं या फिर संपाती होती है या समांतर होती हैं, ग्राफिकल तरीके से पूछ सकता है, नंबर 1। दूसरा आपसे ये पूछ सकता है बीजगणितीय इसका निरूपण क्या हो सकता है, तो हल केवल एक हल हो सकता है इसी समीकरण का, जो कि फर्स्ट वाला केस है। दूसरा वाला अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। तीसरा हल क्या है, तीसरा कोई हल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस एक चीज मैं और जोड़ दूं, इसमें आपसे तीसरे तरीके से और पूछ सकता है, एक ही चीज को 3 अलग अलग तरीके से पूछ सकता है एग्जाम में। वो क्या चीज है, ये आपसे पूछेगा कि संगत और असंगत भी पूछ सकता है ना, क्या पूछ सकता है, संगत और असंगत भी। यानी कि आपसे पूछ सकता है कि समीकरण संगत है या असंगत है। संगत या फिर असंगत। तो पहला वाला केस जो होता है हमारा, ये संगत होता है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई हल मिलेगा, समीकरण का एक हल मिलेगा, तो ये केस क्या बनता है, संगत का होता है, ठीक है। और इसमें भी हल मिलता है, कई सारे हल मिलते हैं, तो ये भी संगत होता है। और ये जो है इसमें कोई हल नहीं होता है, तो ये असंगत होता है। तो ऐसे ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर के स्टूडेंट्स आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सेम टाइप की चीज है, इसमें आपको 3 अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइम में ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं, ठीक है। तो कैसे पूछेगा, ऐसे इक्वेशन दे रखी होंगी 2, और आपसे पूछेगा कि बताइए कि इसमें ग्राफिकल मेथड से बताइए कि रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी या संपाती करेंगी या समांतर करेंगी। तो हमें ऐसे चेक करके देखना है उसमें, ठीक है। दूसरा आपका तरीका क्या होगा, ये पूछ सकता है कि बीजगणितीय इसका निरूपण क्या होगा, इसका केवल एक हल हो सकता है या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं या फिर कोई हल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहला ये जो है जिसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। इसमें क्या होगा, ग्राफ पर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, केवल एक हल होगा, और ये संगत केस होगा। इसी तरीके से a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इसमें ग्राफ पर जो रेखाएं होंगी वो संपाती होती है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और ये संगत होता है केस। तीसरा केस क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू, थर्ड वाला जो है c1/c2 इज नॉट इक्वल टू। तो इस केस में क्या होता है, ग्राफ पर समांतर रेखाएं होती हैं, कोई हल नहीं होता है और ये असंगत होता है। तो इसको हमें अच्छे तरीके से देखना है, राइट। तो इसका आप जो है वो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। देखिए स्टूडेंट, अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखें, अनुपातों a1/a2 इज b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि ये संगत है या असंगत है, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो हमारे 2 केस होते हैं संगत के, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होता है हमारा संगत केस, ठीक है। दूसरा केस संगत का कौन सा होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो ये तो हमारे संगत के होते हैं। असंगत का कौन सा केस होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो उसी को हम रख करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, ठीक।
तो देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो इसका हल करते हैं। तो देखिए, तो ये पहले हम निकाल लेते हैं कि क्या चीज A1 है, क्या चीज B1 है, क्या चीज C1 है। ठीक है, तो A1 का मतलब क्या होता है, पहले समीकरण का x का गुणांक यानी कि 3 है यहाँ पर, A1 इक्वल टू 3। A2 का मतलब क्या है, दूसरे समीकरण का x का गुणांक यानी कि कितना है 2। और B1 का मतलब क्या है, पहले समीकरण का y का गुणांक यानी कि 2। और B2 का मतलब दूसरे समीकरण का y का गुणांक यानी कि माइनस का 3। ठीक, और C1 का मतलब क्या होता है, पहले समीकरण का अचर पद, कांस्टेंट पद यानी कि 5। और दूसरे समीकरण का जो अचर पद होता है वो क्या है, C2। तो C1 हो जाएगा 5 और C2 हो जाएगा हमारा 7। अब चेक कर लेते हैं। तो देखें, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो 3 अपॉन 2 और माइनस का 3 अपॉन, सॉरी, दूसरा है 2 अपॉन माइनस का 3। ठीक, तो आप देखेंगे ये तो इक्वल नहीं है दोनों, ये 3/2 और ये माइनस का 2/5 इज नॉट इक्वल। ठीक है, तो पहला केस हो गया, ये पहला केस है, तो ये हमारा समीकरण क्या होगा, संगत हो जाएगा। ठीक है, इज नॉट इक्वल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस का 6y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो A1 इज इक्वल टू है 2, A2 इज इक्वल टू है 4 और एंड B1 इज इक्वल टू है माइनस का 3, B2 इज इक्वल टू है माइनस का 6, C1 इज इक्वल टू दे रखा है 8 एंड C2 इज इक्वल टू दे रखा है 9। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। A1 अपॉन A2 यानी कि 2/4 यानी कि 2/4, B1 अपॉन B2 यानी कि माइनस का 3 अपॉन माइनस का 6, माइनस का 3 अपॉन माइनस का 6, C1 अपॉन C2 यानी कि 8/9, 8/9। तो आप देखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/9। तो केस क्या हो जाएगा, असंगत। ठीक, असंगत। ठीक, अब देखें ये वाला नोट कर लेते हैं। 3/2x प्लस 5y/3 इज इक्वल टू 7 एंड 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन है, तो आप इसको फ्रैक्शन को खत्म करना है तो हमें एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 एलसीएम ले लेते हैं। 2 6 को 3 बार डिवाइड करता है, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई, 3 3 9, 9x प्लस 3 6 को 2 बार डिवाइड करेगा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई, 2 5 10 का 10y इज इक्वल टू 7। ये पूरी साइड के डिवाइड में 6 तो मल्टीप्लाई में भेज सकते हैं। तो 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 6 7 42। ठीक, तो आप देखिए ये आपका नॉर्मल समीकरण बन गया, इक्वेशन। चेक करते हैं। तो ये आपका पहला इक्वेशन और ये वाला दूसरा इक्वेशन, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। तो इसमें A1 इज इक्वल टू 9, A2 इज इक्वल टू 9 और B1 इज इक्वल टू 10, B2 इज इक्वल टू माइनस का 10, C1 इज इक्वल टू 42 एंड C2 इज इक्वल टू 40। तो आप देखेंगे, रखते हैं इसको, A1 अपॉन A2 यानी कि 9/9। ठीक, और B1 अपॉन B2 यानी कि 10 अपॉन माइनस का 10, 10 अपॉन माइनस का 10।
ठीक है, और ये है इधर 42/14। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 1 1 हो जाएगा, ये भी 1 1 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का होगा क्योंकि इधर माइनस का साइन लग रहा है। तो 1/1 इज नॉट इक्वल टू माइनस का 1। तो पहला ही वाला हमारा जो है वो इज नॉट इक्वल आ रहा है, तो केस हमारा कौन सा बन जाएगा? संगत वाला केस। रेखाएं क्या होती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। तो पहला केस हो जाएगा यानी कि संगत। तो इसको ध्यान से करना है हमें, माइनस के साइन को कंसीडर करते हुए, ठीक है, गलती नहीं करनी है। संगत केस हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। देख, नेक्स्ट है हमारा 5x माइनस का 3y इज इक्वल टू 14 माइनस का 10x प्लस का 6y इज इक्वल टू माइनस के 22। तो a1 इज इक्वल टू 5, a2 इज इक्वल टू माइनस का 10, b1 इज इक्वल टू माइनस का 3, b2 इज इक्वल टू क्या है? 6, c1 इज इक्वल टू 14, c2 इज इक्वल टू माइनस का 22। ठीक, तो रखते हैं इसको। a1 अपॉन a2 यानी कि 5/10, b1 अपॉन b2 यानी कि माइनस का 10 अपॉन माइनस का 3। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू माइनस का कैंसिल करते हैं 10/3, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, पहला वाला ही इज नॉट इक्वल आ रहा है, तो केस क्या बन जाएगा? संगत। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस का 2y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस का 4y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो देखें a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू माइनस का 2, b2 इज इक्वल टू माइनस का 4, c1 इज इक्वल टू माइनस का 2, c2 इज इक्वल टू माइनस का 5। चेक कर लेते हैं। a1 अपॉन a2 यानी कि माइनस का 2 अपॉन माइनस का 4, b1 अपॉन b2 यानी कि माइनस का 4 अपॉन माइनस का सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, देखिए अभी। तो a1 अपॉन a2 यानी कि 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 यानी कि माइनस का 2 अपॉन माइनस का 4, c1 अपॉन c2 यानी कि माइनस का 2 अपॉन माइनस का 5। तो आप देखेंगे कि ये तो दोनों इक्वल हैं, बट ये इक्वल नहीं है, यानी कि केस हमारा क्या हो जाएगा? असंगत वाला। ठीक है, केस क्या बन जाएगा? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्या हो जाएगा? असंगत। क्या हो जाएगा? असंगत। असंगत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पूरा कर दिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।